छात्रों, द्वितीय सेमेस्टर बीकॉम के लिए जो आधुनिक कविताएं हैं, उन कविताओं में से ये कविता है वह प्रतिबिंब। यह कविता सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा लिखित है और उनके पल्लविनी नामक काव्य संग्रह से यह कविता लिखी गई है। और सुमित्रानंद पंत छायावादी कवियों में से एक माने जाते हैं। कुल मिलाकर 4 प्रतिनिधि छायावादी कवि माने जाते हैं। ये है उनमें सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा और जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद प्रथम है और दूसरे सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा। इनमें से आपको सुमित्रानंद पंत जी की जो एक छोटी सी कविता है वह प्रतिबिंब, यह कविता आज हमें पढ़ना है। तो यहाँ कवि इस जगत के निर्मल दर्पण में प्रकृति माँ का जो प्रतिबिंब पड़ा है उसका वर्णन यहाँ करने जा रहा है। तो बाल्यकाल में जो बालिका चंद्र को पाने के लिए हठ करती है, वह हठ को आधार रखकर यह कविता लिखी गई है। ये कविता का आशय जानने के पहले हमें कविवर सुमित्रानंद पंत के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। आपकी किताब में है, वह तो मैं आपको विवरण करता जाऊंगा। पंत जी छायावादी युग के प्रतिष्ठित कवि हैं। उनका जन्म 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला अल्मोड़ा में स्थित कौसानी गांव में हुआ है। अल्मोड़ा के प्राकृतिक सौंदर्य ने उन्हें बचपन से ही आकृष्ट किया था। अल्मोड़ा में जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह सौंदर्य उनको बाल्यकाल में आकर्षक हुआ था, उनका मन को आकृष्ट बनाया था। उनके काव्य व्यक्तित्व के रूपायन में प्रकृति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कतिपय संदर्भों में उन्होंने प्रकृति सौंदर्य को रमणीय यानी मानव के सौंदर्य से उत्कृष्ट माना था। प्रकृति संबंधी उनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं परिवर्तन, एक तारा और नौका विहार। 3 कविता है या 3 कविताएं हैं। इनमें एक परिवर्तन, एक तारा और एक नौका विहार, ये प्रकृति के संबंधित कविताएं हैं। इन कविताओं में उन्होंने अपने जीवन दर्शन को प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया है। अतः जो 3 कविताएं हैं, इसमें कविवर ने क्या किया है, अपने जीवन दर्पण को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। उनके प्रारंभिक काव्य ग्रंथ है ಮೊದಲು ಬರೆದಂತ ಕವಿತೆಗಳು ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। छायावादोत्तर प्रगतिवादी चेतना से युक्त उनके काव्य संग्रह हैं युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। ग्राम्य की कविताएं विचार प्रधान है। कविता को जन जीवन से जोड़ने का जबरदस्त प्रयास भी उसने किया है। अर्थात जन प्रकृति संबंधित जो कविताएं हैं, उन कविताओं को उसने क्या किया है, जन जीवन से जोड़ लिया है, जीवन क्रम से जोड़ लिया है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि आदि काव्य संग्रह अरविंद दर्शन से प्रभावित है। उनके महाकाव्य लोकायतन में भी अरविंद दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। ये सभी कविवर सुमित्रानंद पंत के बारे में। और प्रस्तुत कविता ये आपके लिए दी हुई कविता है, मैंने जो स्क्रीन में डाला है वह कविता क्या है, उनके द्वारा लिखित पल्लविनी नामक काव्य संग्रह में से है। इसमें कवि ने इस विराट प्रकृति में अपनी माँ को देखने की महान संकल्पना को प्रस्तुत किया है।
ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು प्रकृति ಎಂಬುದು ताई प्रकृति माँ तो प्रकृति माँ को देखने की संकल्पना की है। इस प्रकार मानव और प्रकृति के बीच के अटूट रिश्ते की अभिव्यक्ति उन्होंने इस कविता में दी है। प्रकृति को भी माँ मानने की उदात्त कल्पना से प्रगति के नाम पर प्रकृति के अंधाधुंधा शोषण के खिलाफ मानव मन को जागृत करने का महत्वपूर्ण काम भी उन्होंने किया है। अर्थात प्रकृति माता है, परंतु ऐसी माता को अंधाधुंध उनको नाश करने जा रहे हैं मनुष्य। यह विचार को समझाना भी कवि का आशय है। अभी ये कविता को देखेंगे। कुमुदा कला को लेने जब मैं रोई थी निज बचपन में, तब मेरी माँ कहती थी वह रहती है नभ के वन में। कवयित्री नहीं, यहाँ एक बालिका का वही वर्णन है। यह कुमुदा कला को लेने जब मैं रोई थी, अर्थात एक बालिका कुमुदा कला कौन है? चंद्रमा। अतः अपूर्व सौंदर्यवान जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा को पाने के लिए वह रोई थी। कौन? वह बालिका रोई थी निज बचपन में, निज स्वयं अपने बचपन में वह रोने लगी थी। तब मेरी माँ अर्थात उस बालिका की माँ कहती थी, क्या कहती थी? वो रहती है नभ के वन में। नभ आकाश, नभ के वन में अर्थात आकाश रूपी वन में वह कुमुदा कला है। और पर शिशुतावश नहीं सुना था मैंने उसका समझाना। तो वह बालिका लेखक अभी बालिका के रूप में वह कहने लगा है। वह कहता है क्या है? पर क्या है? माँ ने जो बता दिया कि वह कुमुदा कला प्रकृति रूपी वन में है, वह यहाँ नहीं ला सकता है, परंतु हट करने लगी है वह बालिका। कैसे? देख लीजिए, शिशुतावश, शिशुतावश, शिशु अर्थात बालिका, छोटी सी बालिका। तो बालिका या बच्चा क्या करता है? कुछ मांगता है पर हट करता है, मुझे चाहिए, मैं उसको पाने के बिना नहीं छोड़ूंगी या नहीं छोड़ूंगा। आजकल उस बालिका भी क्या करने लगी है? उस चंद्रमा को मांगने लगी है। वह कहती है शिशुतावश नहीं सुना था, बालिका होने के कारण मैंने माँ की बात नहीं मान लिया, मैंने उसका समझाना अर्थात माँ ने जो समझाया है वह विचार मैंने समझ नहीं लिया। क्यों? मिलता या ना मिलता इनके समझ में नहीं आता, उन्हें चाहिए, ಸಿಗ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಂಬ ಹಠ ಬಾಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ। ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ। तब माँ ने था मुझे मनाया, माँ ने मुझे मनाया किस तरह? दिखला शशि छवि दर्पण में। देख लीजिए, शशि अर्थात चंद्र, चंद्रमा की जो छवि है, सौंदर्य है, मुझे दिखाया। कैसे दिखाया? दिखाला शशि छवि दर्पण में। दर्पण ಮಿರರ್, ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲು ಯಾವುದು? ಆ ಚಂದ್ರ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, इस दर्पण में वह चंद्रमा। तो बच्ची बालिका वह दर्पण में देखकर आनंद मनाने लगी। कैसे भी हो, आपको मालूम है, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಗೆ ಅದು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಕೂಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಸ್ತು ಬೇಕು। इसी तरह
उस चंद्रमा को माँ ने क्या किया है, दर्पण में दिखाया। तो मैं तब कितनी अनभिज्ञा थी, देख लीजिए। कविवर बालिका के मन को बता देता है कि मैं तब, अर्थात मैं बहुत छोटी थी, कितनी अनभिज्ञा थी। अनभिज्ञा, अज्ञान। अज्ञान क्या है? बुद्धि का परिपक्व ना होना, बुद्धि का परिपक्व ना होना। तो आश्चर्यदायी चिन्ह दिया है। तो उस बाल्यकाल में मिरर में देखने वाला चंद्रमा ही सच्चा चंद्रमा मानकर आनंद मनाने लगी है वह बालिका। देख लीजिए, प्रतिबिंबित शशि को पाकर मुस्कानों में गाकर उनसे, देखो उस प्रतिबिंबित जो शशि है, चंद्रमा है, उसको पाकर मुस्कानों में गाकर, मुस्कान क्या है? मुकुलने की। बाल्यकाल में जो बच्चे का जो आनंद मनाने का ढंग है, आज उसी ढंग में वह आनंद पाने लगी। वो बालिका आनंद पाने लगी है चंद्रमा को उस मिरर या दर्पण के प्रतिबिंब में। क्रीड़ा करती थी मन में, देख लिए, उसको देखकर मन में क्रीड़ा, क्रीड़ा था खेल, खेल करने लगी है, अर्थात आनंद मनाने लगी या आनंदित हुई है। यही सोचती थी शशि बाला, सच मेरे घर में है। इसलिए मैं इस तरह सोच रही थी। क्या सोच रही थी? मेरे घर में, मेरे हाथ में, करता हाथ वह ಶಶಿ ಬಾಲ ही है, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ, विचार ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, सोचती थी, आनंदित होती थी उसको, देखिए, और उसको पाकर आनंदित हो जाती थी। उस प्रतिमा पूजन में, उस प्रतिमा, किसकी प्रतिमा है? चंद्रमा की प्रतिमा। उस चंद्रमा की प्रतिमा पाकर मैं बहुत आनंद मनाती थी। धीरे धीरे अब तो अपना दिव्य द्वार ही खोल रही, परंतु बाद में वो बालिका बड़ी हुई है। बड़ी होते समय धीरे धीरे अब वह बालिका क्या हुआ है? बड़ी होने लगी है। और क्या हुआ है? बड़ी होने लगी है और दिव्य द्वार है खोल रही। और उनके ज्ञान का जो द्वार है, कौन सा द्वार है? ज्ञान का जो द्वार है वह खोलती रही है। ज्ञानोदयवाಯಿತು ಅಂತ, ज्ञान की जो द्वार है खोलती रही और ज्ञान का प्रकाश बिखेरती है। बड़ी, तो दिव्य द्वार की खोल रही पल पल अपने शुभ्र प्रभा के, अर्थात जब उस बालिका बढ़ने लगी है तब उनके ज्ञान रूपी दरवाजा खोलने लगी है। और उसमें क्या होने लगा है कि जो दिव्य प्रभाव है, आभा है, आज उन्हें समझ में आया है और ज्ञान का प्रकाश बिखेरती रही है। बालिका बड़ी हो गई। अब उसकी यही चाह है कि जगत के निर्मल दर्पण में प्रकृति माँ का जो प्रतिबिंब पड़ा है, तो वह प्रकटाती इस जीवन में। आज वह इस तरह विचार करने लगी है, जो उनके बाल्यकाल में प्रतिबिंब मिला है, वह प्रतिबिंब क्या करना चाहती है? वह अपनी माँ को कब देख सकेगी? तब तो प्रतिबिंब देखी है, परंतु आज वह कब देख सकेगी? वह दिन कब आवेगा जब, अर्थात सच्चा चंद्रमा को अपने हाथ में कब देखेगी? मैं तेरी छवि देखूंगी, जिसका एक प्रतिबिंब पड़ा है, अर्थात प्रकृति माता के जो प्रतिबिंब है वो इस दुनिया में पड़ा है।
वह सच्चाई कब मैं देखूंगी जग के निर्मल दर्पण में ಜಗರೂಪಿ ಜಗ ಅರ್ಥದ ಸಂಸಾರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಗತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ದರ್ಪಣವನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸರಿ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗ ನೋಡಲಿ ಕಬ್ ಮೈ देखूंगी कहकर कविवर इस कविता में एक अमूल्य संदेश देकर कविता समाप्त कर लेता है। तो मुख्य रूप से यह भाग को ध्यान देना। कविवर कहता है कि जब वह बालिका बड़ी हुई है अब उसकी यही चाह है। क्या चाह है? चाह तत् इच्छा है। ಜಗತ್ के ನಿರ್ಮಲ ದರ್ಪಣ में ಈ ಜಗತ್ತು ಎಂಬ ನಿರ್ಮಲ दर्पणದಲ್ಲಿ प्रकृति माता का जो प्रतिबिंब पड़ा है प्रकृति माता का जो प्रतिबिंब पड़ा है उसमें अपनी माँ को कब देख सकेंगी उसमें अपनी माँ को कब देख सकेंगी। प्रकृति माँ और जननी के अभिन्न संबंध की यह भावना सचमुच बेजोड़ है। यह कविवर सुमित्रानंदन पंत यही कविता में बताती है। और आपको ध्यान देने की बात है, मैं अभी यही बात बताता जाऊंगा, आपको नोट भी कर लेना। देख लीजिए, एनोटेशन के लिए आपको 3 भाग दिया गया है। एक है यह, चाहे तो आप नोट कर लेना, कुमुद कला को लेने जब मई से 4 पंक्तियां है, इससे यहाँ तक रहती है नभ के वन में, अर्थात प्रथम 4 पंक्तियां आपको संदर्भ के लिए दिए गए हैं। और नेक्स्ट 5 पंक्तियां भी पर शिशुतावश से वह अनभिज्ञ थी। ये भी आपको एनोटेशन के लिए उल्लेख किया गया है। और एक आपको दिया गया है, तो अंतिम 4 पंक्तियां, माँ वो दिन कब आवेगा जब से ये निर्मल दर्पण में, ये 4 पंक्तियां भी आपको एनोटेशन के लिए, अतः 3 एनोटेशन के लिए दिया गया है। तीनों में से कोई एक जरूर आएगा परीक्षा के लिए, ध्यान देना ये एनोटेशन के संबंध में। तो कुल मिलाकर आपको इस कविता की विशेषता क्या है मैं तो आपको बता दूंगा। इस कविता की विशेषता क्या है देख लीजिए। कवि सुमित्रानंदन पंत जी की यह कविता प्राकृतिक रहस्यवाद से भरपूर है। शैशव में शशि के प्रतिबिंब को देखकर कवि का बाल मन प्रश्न करता है। बाल मन अर्थात बाल्यकाल का मन, अबोध मन प्रश्न करता है, माँ वह दिन कब आएगा। यह प्रश्न प्रकृति पटल पर फैली हुई अनंत की ज्योति से मिलने का ही संदेश करता है। कण कण में व्याप्त अमरत्व का उसे आभास होते ही मिलने के लिए व्याकुल हो जाता है। यही जीव की स्थिति है। जब तक उसे प्रिय का साहचर्य नहीं प्राप्त होता, उनका प्रिय कौन सा है? वह चांद। जब तक वह प्राप्त नहीं होता उसे चैन कहाँ, अतः उनको चैन नहीं, चैन अतः संतुष्ट नहीं। समय आने पर उसे अपनी भूल का पता चलता है। कौन सी भूल हुआ है? मिरर में जो चंद्रमा दिखाई है वही सत्य है, परंतु बड़ा होते ही उन्हें मालूम पड़ा है वह सत्य नहीं है। उसकी यह व्यथा प्रभु के रहस्यमय स्पर्श से समाप्त हो जाती है। उसका स्पर्श होते ही निद्रा और सभी माया बंधन टूट जाते हैं। कवि इसमें अपने को एक बालिका का रूप में और ईश्वर को माँ के रूप में देखते हैं। सच्चाई क्या है? कवि अपने को एक बालिका के रूप में और प्रकृति को
ईश्वर के रूप में या ईश्वर को माँ के रूप में देखना चाहते हैं। कविता के अंत में कवि ईश्वर के साक्षात दर्शन की कामना करता है और कहते हैं कि मैं तुम्हारा ही तो अंश हूँ, अतः मैं तुम्हारा निज रूप प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। जो अभी तक वह निज रूप नहीं है, मुझे वह निज रूप चाहिए। ये कविवर सुमित्रानंद पंत प्रतिबिंब कविता में हमें प्रतिबिंब नहीं चाहिए, सत्य चाहिए। यही प्रस्तुत कविता की विशेषता है। किसी छोटी सी कविता हुआ तो भी एक संदेश जरूर आया है। आपको एनोटेशन के लिए एक आध बार प्रश्न ऐसे टाइप के लिए भी प्रश्न कर सकते हैं। ऐसे टाइप के लिए आया तो आपको कविवर के बारे में एक परिचय लिखना है, सारांश लिखना है और विशेषता लिखना है। ये सभी आपको मैंने नोट्स में भेज दिया है। उसमें तो पूर्ण है, आपको वन नोट क्वेश्चन भी है और सारांश भी है, विशेषता और कवि परिचय, ये सभी मैंने नोट्स में भेज दिया है। आप उसका काम लेना है। आज मैं यह पाठ समाप्त कर लेता हूँ। आशा करता हूँ आप घर में ही बैठकर ये सभी विषयों को जानते हैं और अपने स्वास्थ्य के बारे में आप विचार करते हैं। ठीक है, मैं आज यह पाठ समाप्त कर लेता हूँ। नमस्कार।